हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम फिजिक्स एजुकेशन। सो बेटा आज हम लोग 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक बेटा, तो जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक बेटा, हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? वैद्युत आवेश होता क्या है, ठीक है। वैद्युत आवेश, तो सबसे पहले वैद्युत आवेश की बात करें तो वैद्युत आवेश होता है कि अगर हम लोग किसी भी दो वस्तुओं को आपस में अगर रगड़ें तो दोनों वस्तुओं को रगड़ने पर दोनों वस्तुओं में एक गुण आ जाता है जो क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? वैद्युत आवेश वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाता है। ठीक है, बल लगाता है। इसका एक्सपेरिमेंट हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो छड़ है। ठीक है, एक छड़ कांच की ले लेते हैं, एक छड़ किसकी लेंगे? कांच की। और इस कांच की छड़ को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? रेशम की छड़ पर क्या करेंगे? रगड़ देंगे। तो रेशम पर जब हम लोग रगड़ेंगे कांच की छड़ को, ठीक है बेटा, ये कांच की छड़ है। कांच की छड़ को हम लोग छड़ लेते हैं किसकी? कांच की। कांच की छड़ को किससे लिखते हैं? जी से। कांच की छड़ को हम लोगों ने किस पर रगड़ा है? रेशम पर रगड़ करके लटका दी है। ठीक बेटा, एक और छड़ लेते हैं। ठीक है, इस छड़ को हम लोग आबुनस की छड़ लेते हैं और इसको बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं। किस पे बेटा? बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं और बिल्ली की खाल पर रगड़कर इसको लटका देते हैं। आबुनस की छड़ को ए से और कांच की छड़ को जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बेटा, हमारे पास क्या हुआ? वैद्युत आवेश ले लिए, कांच की छड़ को और आबुनस की छड़ को, दोनों को रगड़ दिए। तो दोनों को रगड़ने पर हम लोगों पर इस पर कोई ना कोई आवेश आ जाएगा, कोई गुण आ जाएगा, या तो अपनी ओर खींचेगा या तो अपनी ओर प्रतिकर्षित करेगा। अब एक और छड़ ले लेते हैं, किसकी? कांच की। अच्छा बेटा, जब कांच की एक और छड़ लेते हैं जिसको हम लोग जी डैश बोल देते हैं, अब उस वाली छड़ को जब इस वाले छड़ के पास लेकर के आएंगे, ये कांच की ही छड़ है, किसकी? कांच की, जी डैश, इसको इसके पास लाते हैं और फिर आबुनस वाली छड़ के पास भी लेकर के आते हैं। जी डैश, जब हम लोग आबुनस वाली छड़ के पास लेकर के आते हैं तो देखते हैं कि आबुनस की छड़ क्या होती है? कांच वाली छड़ की तरफ अट्रैक्ट होती है। मतलब ये छड़ इधर से इधर की तरफ जाती है और फिर इधर की तरफ आती है। मतलब ये कांच वाले छड़ की तरफ क्या होती है? आकर्षित होती है। ठीक है, जब हम लोग इस जी डैश को इसके पास लेकर के जाते हैं तो ये वाली छड़ इससे क्या होती है? दूर हटती है। ये वाली छड़ इससे दूर भागती है। अब इस दोनों एक्सपेरिमेंट से ये बात हमको पता चलती है, फिर से समझ लीजिए इस एक्सपेरिमेंट को। मान लो हमारे पास एक कांच की छड़ है, ठीक है, उसको हम लोग रेशम पर रगड़ते हैं और रेशम पर रगड़कर एक धागे से लटका देते हैं। एक आबुनस की छड़ लेते हैं, इसको बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं और इसको धागे से बांध के लटका देते हैं। फिर एक जी डैश लेते हैं, इसको चाहे आप बिल्ली की खाल पर रगड़ लीजिए या फिर रेशम वाले पर। तो हम सबसे पहले रेशम वाले पर रगड़ रहे हैं।
क्योंकि रेशम वाले पर रगड़ेंगे तभी एक्सपेरिमेंट होगा। अगर बिल्ली की खाल पर रगड़ते तो बिल्ली की खाल पर रगड़ने से आगुनस की छड़ पर जो आवेश आया था वही कांच वाले पर आवेश आया था, तो जिसके कारण इस वाली बॉडी को क्या करता है, ये रिपल करता। अच्छा इसमें लिख लेते हैं। अच्छा चलो सुनो, इसको किससे रगड़े हैं, रेशम से, रेशम से रगड़े। इस वाले कांच को भी, इस वाले कांच की छड़ को किससे रगड़े हैं, रेशम से। इस वाले को बिल्ली की खाल से, इस वाले को रेशम से। जब रेशम से इसको रगड़े हैं तो इस पर जो आवेश आया, इस पर विपरीत आवेश आया था, जिसके कारण इस बॉडी को अपनी ओर क्या किया, खींच लिया। इससे क्या हुआ, दूर हुआ। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है, पहला निष्कर्ष ये निकलता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं बेटा, आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। और बी ये बात पता चली कि समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। एक निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, या एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, तो ये क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं, ठीक बेटा। आवेश दो प्रकार के होते हैं, इसमें आवेश दो प्रकार के होते हैं। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, आवेश दो प्रकार के होते हैं, ये धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। इस बात की पुष्टि, आवेश दो प्रकार के तो होते हैं, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। इसके बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन 1750 ईस्वी में, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 ईस्वी में इस बात की पुष्टि की थी कि जो आवेश होते हैं बेटा, आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के तो हैं, इस बात की पुष्टि हो चुकी थी। लेकिन इन्होंने ये बताया था कि आवेश एक कैसा होता है, पॉजिटिव मतलब धनावेशित एक होता है, और एक ऋणावेशित मतलब निगेटिव होता है। समझिए बेटा, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। हमें पहले ये बात नहीं पता थी कि आवेश दो प्रकार के तो होते हैं, ये बात पता हो गई, लेकिन ये नहीं पता था कि आवेश धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है। इस बात की पुष्टि किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन 1750 ईस्वी में इस बात की पुष्टि किए थे कि आवेश पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट की सहायता से हम लोगों को इस बात की पुष्टि हो गई थी कि आवेश तो दो प्रकार के होते हैं, दूसरा समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे, क्योंकि जब आगुनस की छड़ पर रगड़ते हैं, सॉरी बिल्ली की खाल पर, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब रेशम पर रगड़ते हैं तो यहां पर कौन सा चार्ज आता है बेटा, निगेटिव चार्ज आता है। तो जब पॉजिटिव चार्ज इस पर आया, इस पर निगेटिव चार्ज आया, तो एक दूसरे को क्या किया, ये आकर्षित किया, और ये क्या किया, प्रतिकर्षित किया। लेकिन ये पॉजिटिव और निगेटिव वाली बात पहले नहीं पता थी। फिर जब बेंजामिन फ्रैंकलिन 1750 ईस्वी में इस बात को बताया पॉजिटिव और निगेटिव, लेकिन जब इन्होंने बताया था तो उस टाइम पर कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। बाद में एक थ्योरी आई थी जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं, तो उस सिद्धांत से हम लोगों को इस बात की पुष्टि हुई कि धनात्मक और ऋणात्मक कैसे आया है। इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ये कहता है इलेक्ट्रॉन पर सिद्धांत पर सिंपल सी बात है, ऐसा हम लोग जानते हैं जो परमाणु होता है
परमाणु में तीन चीजें पाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक बेटा, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन किसमें पाए जाते हैं बेटा, नाभिक में, तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये बात क्लियर हो गई बेटा। अब ये चीज तुमको क्लियर हुआ, फिर उसके बाद हम लोगों को एक चीज बताया गया कि जो परमाणु होता है, परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन का मतलब P पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन मीन्स E नेगेटिव की संख्या। प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है बेटा। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी बराबर होती है। अब अगर हम लोग जिस चीज को समझा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत वही समझाना चाह रहा था। ये कह रहा था कि यदि देखो, अब मान लो, देखो समझाते हैं, यदि किसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये समझो, हम लोग मान लेते हैं ये हमारा एटम हो गया, यहाँ पर प्रोटॉन है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ न्यूट्रॉन भी है। अब हम लोग मान लेते हैं कि 3 प्रोटॉन था, क्योंकि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, और 3 इलेक्ट्रॉन था, तो हमारा परमाणु कैसा था, उदासीन होता था। यहाँ पर इस बात को भी लिख लेना, प्रकृति में परमाणु उदासीन होते हैं। ठीक है, प्रकृति में परमाणु कैसे होते हैं, उदासीन, जो इस अवस्था में हमको मिलते हैं। तो +3 और -3 0 था। इस कंडीशन में कह रहा है यदि किसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हुई बेटा, कमी। तो अगर सॉरी, इलेक्ट्रॉन निकल जाए मतलब यहाँ पर 3 प्रोटॉन तो बचा, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2। मतलब यहाँ पर एक बचा, वो भी क्या बचा, प्रोटॉन। मतलब अगर किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाएगा, और साथ में इस परमाणु पर धनात्मक, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा बेटा, धनावेश आ जाता है। धनावेश, पॉजिटिव आवेश या चार्ज आ जाता है। एक बात तो ये इलेक्ट्रॉन सिद्धांत बताता है। दूसरी बात ये बताता है यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए, अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ा मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की अधिकता को प्रदर्शित करता है। मतलब इसमें क्या होगा, इस परमाणु में ऋणावेश नेगेटिव, ऋणावेशित हो जाता है। यही बताता है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की थ्योरी से इस बात की पुष्टि हुई कि हमारे जो 2 प्रकार के आवेश होते थे वो कैसे होते हैं, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। इस बात की पुष्टि हो गई। अब इसके बाद हम लोग किस पर चलते हैं, वैद्युत आवेश पर। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, इसकी बीमा क्या है, इन सब चीजों पर चलते हैं। ठीक बेटा, तो फटाफट इसको लिख लीजिए। ठीक है,
अभी तक हम लोग ये समझ लिए कि आवेश हमारा दो प्रकार का होता है, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं वैद्युत आवेश का मात्रक। ठीक है, तो वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। संकेत क्या होता है इसका? संकेत किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। संकेत क्या होता है? सी होता है। ठीक है, यहां पर हम लोग वैद्युत आवेश बराबर, वैद्युत आवेश का कूलाम हो गया, संकेत सी हो गया, इसका कूलाम को संकेत सी से दिखाते हैं। और वैद्युत आवेश का संकेत क्या होता है? वैद्युत आवेश को क्यू, कहीं कहीं क्यू रहता है स्मॉल लीटर का, कभी कभी कैपिटल लीटर का रहता है। तो वैद्युत आवेश को स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो वैद्युत आवेश को स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। हम लोगों को एक फार्मूला पता है, Q इक्वल टू आई टी। ठीक, तो वैद्युत आवेश बराबर, तो Q बराबर हम लोगों को आई टी पता है। इसका देखिए एक और मात्रक हो सकता है, मात्रक क्या हो सकता है बेटा? आई है, धारा है, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, टी, टी मतलब समय, समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो हम लोग इसको एक और मात्रक लिख सकते हैं आवेश का। आवेश का एक और मात्रक क्या हो सकता है? एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड कह लीजिए, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कूलाम, जिसको सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम की, और इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम लोगों को कभी कभी पेपर में एक कूलाम की क्या पूछ लेते हैं बेटा? डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो एक कूलाम की डेफिनेशन क्या होगी? सिंपल सी बात है, ये क्यू एक कूलाम कब होगा? जब किसी परिपथ में, ध्यान से, जब किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो उसमें 1 कूलाम का आवेश उत्पन्न होता है। फिर समझिए, जब किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, सर 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक, 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो इसे, तो 1 कूलाम का आवेश उत्पन्न होता है। 1 कूलाम का आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, 1 कूलाम का आवेश उत्पन्न होता है। 1 कूलाम की डेफिनेशन आ गई, जब किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो उसमें जो आवेश उत्पन्न होगा वो कितने आवेश, कितने कूलाम का होगा? 1 कूलाम का आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक बेटा, अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? 1 कूलाम किसके बराबर होगा? 1 एम्पियर सेकंड के बराबर, ये भी हो सकता है। ठीक बेटा, इस बात की पुष्टि आप लोगों को होगी। ठीक, अब हम लोग इधर एक चीज और देख लेते हैं। ये तो हम लोगों को समझ में आ गया कि वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, इसका संकेत सी होता है। अब इसका मात्रक समझ लिया। अब हम लोग साथ में एक चीज और समझ लेते हैं, वैद्युत आवेश का संरक्षण। ठीक है, वैद्युत आवेश का संरक्षण। वैद्युत आवेश का संरक्षण का मतलब ये हुआ, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी होने के साथ में ये इसका कैसा है? कंजर्व होती है। कंजर्व होने का मतलब ये है, अगर किसी बॉडी पर बात करें तो जितने चार्ज होते हैं वो सारे के सारे चार्ज
होते हैं, ना तो उनको खत्म कर सकते हैं, ना ही एक क्या कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये समझा रहे हैं। देखिए इसमें क्या हो सकता है, वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित या स्थानांतरित किया जा सकता है, मतलब ये कह सकते हैं कि पूरी बॉडी का चार्ज कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब समझिए, जैसे मान लो अगर हम लोग रेशम की छड़ ले लें, एक रेशम का टुकड़ा ले लो और एक कांच की छड़ ले लो, रेशम के टुकड़े पर कांच की छड़ को रगड़ दो तो रेशम के कुछ आवेश क्या होंगे, कांच की छड़ पर आ जाएंगे, लेकिन रेशम पर जितने चार्ज थे वो सारे के सारे चार्ज खत्म हुए नहीं है, वहां का चार्ज कहां पर आ गया, आपके कांच के टुकड़े पर। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग मान लें कि दो बॉडी है, मान लो एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, इन दोनों बॉडी को आपस में पहले क्या करते हैं, रब कर देते हैं। तो रब करने से इस वाली बॉडी पर +3 कूलम, प्लस का 6 कूलम और माइनस का 5 कूलम चार्ज आता है। ठीक है, इस वाली बॉडी पर बात करें, इस वाली बॉडी पर प्लस का 6 कूलम आता है और प्लस का, एक काम करते हैं, एक बॉडी पर 6 कूलम आता है और दूसरे पर क्यू चार्ज है। तो यहां पर आपको बताना है कि दूसरा चार्ज जो क्यू है वो कितना होगा। अब हम लोग सबसे पहले क्या किए हैं, इन दोनों बॉडी को आपस में रब किए हैं। तो रब करने पर हमको पता चला इधर के जो चार्जेस हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, आवेश का क्वांटाइजेशन चार्ज यही कहता है कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इधर वाली बॉडी पर, चलो एक और ले लेते हैं इसमें, प्लस का 2 कूलम, इधर वाली बॉडी के Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश, चार्जेस दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसमें Q1 की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 3 कूलम, प्लस इसमें प्लस का 6 कूलम और एक क्या दिया है, माइनस का 5 कूलम, तो माइनस का 5 कूलम किसके बराबर होगा, Q1 डैश मतलब 6 कूलम प्लस Q2 आपको फाइंड करना है, Q2 डैश, एंड Q3 की वैल्यू कितनी दी है, प्लस का 2 कूलम। हम लोगों के Q2 डैश पर कितना चार्ज होगा देखते हैं, 6 3 9 में से 5 गए 4, प्लस का 4 6 2 8 प्लस का Q2 डैश, इसको इधर भेजो, माइनस का 4 इक्वल टू Q2 डैश, मतलब इस वाली बॉडी पर यहां पर कितना चार्ज आएगा बेटा, माइनस का 4। इस वाली बॉडी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं, इसकी सहायता से हमको इस बात का भी समझ में आ रहा है कि जितनी बॉडी पर हमारे चार्ज होगा वो पूरा का पूरा चार्ज कैसा होगा, एक कांस्टेंट होगा, एक नियत वैल्यू होगी। मतलब ना तो उसको खत्म कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं, इस बॉडी पर है, इस बॉडी का चार्ज दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी किसकी सहायता से, एक दूसरे को रब करके, एक दूसरे से चिपका करके, सटा करके। इस तरह से हम लोग वैद्युत आवेश के संरक्षण के नियम को समझ चुके हैं। ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट पर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग सारी चीज समझ लिए। अब आवेश का हम लोग क्या पढ़ते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, तो आवेश का जो क्वांटीकरण होता है ये क्या होता है, इसमें सबसे पहली बात ये बताई गई कि हम लोग सबसे पहले किसको समझेंगे, मूल आवेश। तो जो मूल आवेश होता है वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन। मूल आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। मूल आवेश इलेक्ट्रॉन है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। ठीक है, तो आवेश के क्वांटीकरण में ये बताया गया, आवेश के क्वांटीकरण का फार्मूला होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। यहां पर Q क्या है आपका,
आवेश होता है, चार्ज होता है किसी बॉडी पर कितना सारा चार्ज है, किस बॉडी पर कितना चार्ज है, या ऐसे लिख सकते हैं आवेश है, ठीक है, बॉडी मतलब वस्तु पर उपस्थित आवेश। कितना आवेश है, इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, आवेश। एन का मतलब क्या होता है बेटा, एक पूर्णांक है, पूर्णांक, दिस इज कॉल्ड इंटीजर। ये कहता है कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की संख्या, ठीक है। क्यों क्या है, आवेश है जो वस्तु पर उपस्थित आवेश को बताता है। एन क्या है, पूर्णांक है, वस्तु पर उपस्थित आवेश की संख्या। आवेश बताने का मतलब ये हो बेटा कि आवेश धनात्मक वाला है, ऋणात्मक है, प्लस का क्यू है या फिर माइनस का क्यू है। ई क्या है, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन। अब पूर्णांक का मतलब ये हुआ कि आवेश के क्वांटीकरण में, मतलब मूल आवेश क्या है आपका ई है, और वही आपका क्या है, पूर्णांक है, उसी का तो मल्टीपल हम लोग देखेंगे। मतलब इस बात को देखा गया कि हम लोग पूरे प्रकृति में सबसे छोटा कण जो था परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए गए, मतलब इससे ज्यादा सबसे छोटा आवेश जो देखा गया, वो सबसे छोटा आवेश क्या था आपका, ई था। मतलब इससे कम आवेश हम लोग किसी बॉडी पर देखे ही नहीं, किसी वस्तु पर देखे ही नहीं। मतलब ये कह सकते हैं कि इससे ज्यादा छोटा हम लोग आवेश नहीं पा सकते, इसीलिए आवेश को हमेशा किस में लेकर के आएंगे हम लोग, पूर्णांक में होगा। पूर्णांक का मतलब जैसे 1 2 3, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये कभी भी आपके पॉइंट में, दशमलव में, या फिर किसी भी फ्रैक्शन में, बटे में, इन सभी चीजों में ये आपका इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, हमेशा एक पूर्ण संख्या में होता है, ठीक है। तो Q इक्वल टू एन हो गया। इसकी सहायता से हम लोग ये चीज समझ गए, मतलब यहां पर लिख लेना, किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश सदैव एक पूर्ण संख्या में होता है, एक पूर्ण संख्या में होता है, कभी भी आपके किसी दशमलव या भिन्न इन सभी चीजों में नहीं पाएगा। मतलब अगर हम लोग एक क्वेश्चन की बात करें बेटा, क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या किसी वस्तु पर 3.2 इंटू 10⁴ कुलाम, 10⁴ कुलाम, 14 कर देते हैं, 10⁴ कुलाम का आवेश उपस्थित हो सकता है या नहीं, क्वेश्चन है आपके पास। अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि किसी वस्तु पर इतने कुलाम का आवेश होगा या नहीं होगा, चेक करते हैं। तो हम लोगों को Q बराबर कितना दे रखे बेटा, 3.2 इंटू 10⁻14। यहां पर एक चीज लिखना हम भूल गए थे, उसको भी लिख देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश E मतलब 1.6 माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम होता है, ठीक है। प्रोटॉन पर आवेश E ही होता है बेटा, यहाँ पर प्लस का यहाँ पर माइनस का, मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम। अगर हम लोग अल्फा कण की बात करें, अल्फा कण पर आवेश कितना होगा, प्लस का 2e, मतलब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 इंटू 10⁻19 गुलाम आ जाएगा। एक मिनट जो देखें नीचे का दिख रहा है, आ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोगों को Q इक्वल टू 3.2 इंटू 10 की पावर 14 कुलाम दे रखे हैं, वो भी किसमें, प्लस में। चलो माइनस में कर देते हैं, जिससे छोटी वैल्यू है तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी भी। 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 14 कुलाम हो गया। अब यहाँ पर आपको n फाइंड करना है, ठीक है, और E इक्वल टू आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कुलाम। हमेशा E की वैल्यू हम लोग पॉजिटिव रख करके देखेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश कितना होता है, माइनस का होता है, और प्रोटॉन के लिए प्लस का होता है, ठीक बेटा। तो यहाँ Q इक्वल टू आपको फार्मूला पता है, क्या होता है, NE प्लस माइनस, देन N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/E। Q की वैल्यू कितनी है, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 14 अपॉन E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 16 टू जा 32 इंटू 10 की पावर माइनस का 14 माइनस 19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 19। 2 इंटू सेपरेट करो, 10 की पावर माइनस सॉरी प्लस का कितना आएगा बेटा, 5 n आ गया। अब इसमें ठीक से समझिए, मतलब उस बॉडी पर, ठीक है, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 14 आ रहा है, यहां पर n की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 2 इंटू 10 की पावर 5। तो 2 इंटू 10 की पावर 5 आ रहा है, मतलब ये कैसा नंबर है, एक पूर्णांक आ रहा है। अगर ये पूर्णांक है तो इतना सारा बॉडी पर आवेश उपस्थित होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा बेटा, हाँ होगा। अगर इसमें कोई फ्रैक्शन में आए या पॉइंट में आया था, या इसकी वैल्यू किस में आ रही होती, पावर माइनस में आ रही होती, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होती, यहाँ पर आवेश उपस्थित नहीं हो सकता था उस बॉडी पर। उस बॉडी पर आवेश वही उपस्थित होंगे जो एक पूर्णांक के रूप में होंगे, पूर्ण संख्या के रूप में होंगे। ये आपके लिए हो गया। इसके बाद एक आप पर क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग उसको ट्राई कर लीजिएगा। चलो बेटा ट्राई करो आप लोग, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। ओके जल्दी करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कुलाम के ऋण आवेश से क्या होता है, आवेशित हो जाता है। इसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या फाइंड करना है, ए वाला फाइंड करना है। ए देखते हैं, इसमें दे रहे हैं स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में। क्वेश्चन है किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या आकलित करनी है। तो सबसे पहले n तो निकालना है, लेकिन सबसे पहले ये देखना है कि किस पदार्थ से किस पदार्थ में ट्रांसफर हो रहा है। जो हमने ऊन से रगड़ा बेटा, तो पॉलीथीन पर तो चार्ज आ रहा है, तो ऊन वाला, ऊन की बॉडी से जब हमने रफ किया तो ऊन की बॉडी का कुछ चार्ज निकल कर कहां पर चला गया, ऊन से कुछ चार्ज निकला, तभी तो पॉलीथीन पर, अगर पॉलीथीन पर चार्ज ज्यादा हुआ, पहले पॉलीथीन और ऊन पर चार्ज कैसा था, बराबर था, ऊन का कुछ चार्ज स्थानांतरित होकर कहां पर चला गया, पॉलीथीन पर। तो पहले क्वेश्चन का यहां पर हम लोग लिख लेते हैं किस पदार्थ से किस पदार्थ में, ऊन से, आंसर बताइए, ऊन से आवेश पॉलीथीन पर स्थानांतरित हो गया। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ है देखते हैं। तो पॉलीथीन पर जो चार्ज दिया है, पॉलीथीन पर आवेश, तो पॉलीथीन पर आवेश मतलब Q बराबर कितना दे रखे हैं, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कुलाम का कैसा दिए बेटा, ऋणावेशित है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो इसमें हम लोगों को क्या फाइंड करना है, n, और E बराबर हमको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कुलाम होता है। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी हमने बताया था 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कुलाम अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने पर इसको आप लोग अलग से डिवाइड कर लीजिएगा। 1.875 इंटू 10 की पावर माइनस 7 और प्लस का 19 कुलाम, तो 1.875 इंटू 10 की पावर 20, ठीक है, 12 कुलाम, सॉरी कुलाम नहीं आएगा, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा बेटा, 1.875 इंटू 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी। फिर दूसरा पूछ रहा है क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण होगा। अब पहली बात समझ, बी वाले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं।
बी का संहति लिखा है ना, संहति का मतलब आप समझ लीजिएगा द्रव्यमान की बात कर रहा है। संहति का मतलब द्रव्यमान, मास की बात कर रहा है। तो अब आप सिंपल सी बात है, अगर यहां पर आवेश का स्थानांतरण होगा तो कुछ ना कुछ आपके द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा। तो हाँ, यहां पर क्या होगा, चूंकि ऊन से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है किस पर, पॉलीथीन पर, तो इलेक्ट्रॉन के साथ में कुछ ना कुछ उसके ऊपर मास भी आएगा। तो मास कितना आएगा हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, हाँ द्रव्यमान या संहति, चलो संहति लिख देते हैं, संहति या द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण तो हो रहा है बेटा, कितना स्थानांतरण हो रहा है देखते हैं। तो सबसे पहली बात आप लोगों को यहां पर लिखना है स्थानांतरित द्रव्यमान। कितना द्रव्यमान होगा, जितने आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए और इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो हम लोगों को पता है ये कितना निकल कर आया है, 1.875 इंटू 10 की पावर 12, 1.875 इंटू 10 की पावर 12 इंटू आपका मल्टीपल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं बेटा कितना होता है, नहीं जानते हैं तो लिख लीजिएगा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। इनका इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो वैल्यू आती है निकल करके 1.71 इंटू 10 की पावर 12, 18, 19, 18 किलोग्राम। मतलब 1.71 इंटू 10 की पावर 18 किलोग्राम का क्या होगा, द्रव्यमान का भी स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक बेटा, यहां तक आप लोग कर लिए हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस और हम लोग वैद्युत आवेश का आगे देखते हैं। यहां तक में इसने टॉपिक में अगर कहीं पर आपको कंफ्यूजन होती है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। गुड लक।